चिडिया म्हटला जाणारा भारत समृद्ध देश होता। परकीय आक्रमणानंतरही देशाची वाटचाल सुरूच राहिली। त्यानंतरही महापुरुषांच्या बलिदान आणि दूरदृष्टीने भारताने जगाचे लक्ष वेधून घेतले। याच भारताने जगाला विश्व बंधुत्व आणि वसुधैव कुटुंबकमचा संदेश दिला, असे प्रतिपादन राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाण्यात केले। ठाण्यात आयोजित 35व्या रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते सरस्वती क्रीडा संकुलाच्या सभागृहात झाले। त्यावेळी ते बोलत होते। यावेळी व्याख्यानमाला समितीचे अध्यक्ष संजय केळकर तसेच आमदार निरंजन डावखरे व्यासपीठावर उपस्थित होते। केळकर यांनी यावेळी राज्यपालांचे स्वागत केले। उद्घाटनाच्या सुरुवातीला कोश्यारी यांनी उपस्थितांशी मराठीत संवाद साधून मला खोकला होतोय, इतकी मराठी मी शिकलोय असे सांगून आपल्या मिष्टी स्वभावाची चुणूक दाखवली। पुढे बोलताना त्यांनी आपल्या देशाला संत, थोर महापुरुष व व्यक्तिमत्वांच्या विचारांचा वारसा लाभला आहे, त्याच विचारांवर देश चाललेला आहे, हे आपले वैशिष्ट्य आहे। आपला इतिहास हेच देशाचे प्रजातंत्र आहे। अनेक आक्रमणानंतरही आपला देश जिवंतच नाही तर समृद्ध आहे। आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी सांगितले आहे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, पण हे तेव्हाच होईल जेव्हा आपण आत्मनिर्भर बनू। चिनी वस्तू उत्पादन विकणं बंद करू, हे फक्त भारतच करू शकतो। इतकी किंमत दुसऱ्या कोणत्या देशात नाही। पूर्वी धान्याची आयात व्हायची, आता धान्य गोदामांमध्ये सडतंय। इतका देश सुजलाम सुफलाम आहे। देशाला समृद्ध बनवणे हे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाही, यासाठी प्रत्येक नागरिकाने योगदान दिलं पाहिजे, असेही ते म्हणाले। तर आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर जगभरातील 180 देश एकत्र येतात, ही बाब अभिनंदनीय आणि अनुकरणीय आहे, असे म्हणत त्यांनी मोदींचे कौतुकही केले। आज के इस कार्यक्रम में समिति के चेयरमैन आमदार श्री संजय केलकर जी, आमदार श्री निरंजन जी, समिति के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाने वाले रामभाऊ म्हाळगी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। और जैसा अभी संजय जी बता रहे थे, केलकर जी, यहाँ पर अनेक विभूतियों ने, अनेक मनीषियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से कुछ आज तमाम देवगत हो चुके हैं। ऐसे जिन जिन पुरुषों ने, जिन जिन विभूतियों ने पिछले 34 वर्षों में या 35 वर्ष तो 34 ईयर्स में आप सबका मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तमाम देवगत हो चुके हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं भाई संजय केलकर और उनके सभी साथियों का भी आभारी हूँ। केलकर जी ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, और मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत दिनों से, लंबे समय से जब से आया हूँ, खांसी मुझे लोग कहते हैं कोश्यारी जी आप राज्यपाल जी मराठी सीख गए क्या, मराठी सीख रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं केवल इतनी मराठी सीखा हूँ कि खोखला बड़ा होता है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है अपने विचार व्यक्त करने में। क्योंकि जनता का आग्रह रहता है डॉक्टर कहता है बोलो, लेकिन जब गला बंद हो जाएगा उसका साथ कभी बंद करें तो इसलिए आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। आप सब तो यहाँ पर है अथवा अन्य मंदिरों से सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस देश में हमेशा ही विचारों को बड़ी प्रधानता दी गई है और विचार क्रांति के कारण ही दुनिया के अंदर परिवर्तन आते हैं।
तलवार के माध्यम से बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर जल्दी चले जाते हैं। लेकिन जो वैचारिक क्रांति है, जो विचार के माध्यम से चिंतन मनन और बड़े गहन अध्ययन के बाद जो विचार आते हैं और जो ऐसी एक प्रकार से नई नई चीजें आती हैं, वो जो क्रांति होते विचार क्रांति दीर्घजीवी होती है। और इसलिए आप सब लोगों ने प्रयास किया है कि हम सब हर वर्ष आप लोगों की स्मृति में ऐसी कोई व्याख्यानमाला आयोजित करें और एक दिन सप्ताह तक करें, कभी आगे करें। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रतीक है उस भारत का, जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि इस भारत में एक बार हमारे उज्जैन में कालिदास से, कवि कालिदास और ऐसे लोग हुए हैं। ऐसे वहाँ महाराजा भोज के जमाने में कहते हैं कि सब लोग संस्कृत जानते थे, महाराजा लोग स्वयं काव्य करते थे। एक दिन कुछ विद्वान लोग गए, उन्होंने देखा कि दुल्हा यानी जो कपड़े मिलता है वो कपड़े दिन भर मिलता रहा। उन्होंने कहा चीजें की विचार कर दी है, क्यों मेरे राजा के पास ले जाते हैं, क्योंकि कविता भी नहीं जानता, क्या करता है राजा, तो हमारा कविता प्रेमी है, चलो तुम तुम्हारे शिकायत करते हो। राजा के पास आया, राजा ने सब क्या बात है बोली, तो पूरा ध्यान नहीं है उस पूरी कविता का। उस कविता के अंत में कहता है कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बोले राजा हुक्म करो, कवियामी बयामी आमी, मैं कविया भी करूँ, मैं कविता करूँ, जिंदगी जीवित कर रहे, तुम्हारा राज छोड़ के चले जाओ। तो बोले ये उसको देख करके राजा ने कहा अरे वो तो सारे जो कवि लोग थे, जो वहाँ के बड़े बड़े विद्वान थे, अच्छा यहाँ का दुल्हा भी इतना ज्यादा जानता है, युवा भी इतना ज्यादा जानता है। तो ये इस देश की परंपरा है और इसलिए यहाँ शास्त्र होते थे। यहाँ कभी किसी ने तलवार के माध्यम से जीता नहीं इस देश में। इस देश में जब विजय प्राप्त करते थे तो शास्त्रों के माध्यम से शास्त्रास्त्र होते थे और शास्त्रास्त्र के कारण से इसके लिए अपने आप बोला गया मुंडे मुंडे पत्र भेजना। अलग अलग बंदे अलग अलग लोगों के भिन्न विचार हो सकते, इन्हीं के आज आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ तो बस आपको जेल डाल दूँ, आपको गला कर दूँ, आपको गर्दन लगा दूँ, आपको फला कर दूँ, आपको फला कर दूँ, फला फला कर दूँ, वो होता है। विचार भिन्नता होगी, हम आपस में विचार करेंगे। ये तो संसदीय परंपरा है देश में, संसदीय विधायी परंपरा है, वो वास्तव में इसी का रूप है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं हम देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसमें संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर पक्ष होता है, विपक्ष होता है, विचार विमर्श होते हैं और विचार विमर्श के बाद फिर जो निर्णय होता है वो सब वैसा एक आज पश्चिमी जगत में भी इस प्रकार का माहौल बना है कि वहाँ भी पूरे विश्व के अंदर कि नहीं सारे समाज के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग जो वैचारिक संस्थान है, संगठन है, उनके माध्यम से आज जो राजनीति है वो भी उसी प्रकार से चलती है। संसद है, विधानसभा है, इन सब में बड़ा बहस होती है। लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो राज्यपाल लड़ रहे हैं, इतने जोर से बोल रहे हैं, और बाद में पता लगता है कि साल में साल इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ कॉफी पी लेते हैं। तो ये जो वैचारिकता है ये हमारे देश की विशेषता है और इसलिए हम सब लोगों ने भारत का जो इतिहास है ये बताता है हमारा इतिहास कि हम सब लोगों ने जो विश्व विजय प्राप्त किए हैं, यानी मंगोलिया था, चाइना था, जापान था। यदि बुद्ध धर्म गया, बौद्ध धर्म वहां तक पहुंचा तो लड़के नहीं गया, तलवार के बल पर नहीं गया, किसी सेना के बल पर नहीं गया, लंका तक गया, वहां श्याम तक गया, आगे तक ब्रह्मा तक गया। कैसे गया? केवल एक वैचारिक शुद्धता का, वैचारिक श्रेष्ठता का, केवल बुद्धि के आधार पर नहीं, हृदय के आधार पर हम कितना अपना हृदय विशाल है, कितना हम प्रेम के आधार पर दूसरे को जीत सकते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, नानक देव कैसे अनेक होंगे यहाँ, चाहे रामदास जी हो, दूसरे संत हो, ज्ञानेश्वर हो, इन सबके सब बनाते हैं कि इन सब लोगों ने भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, सबके अंदर एक प्रकार की हम उच्च चिंतन करें। हम अपने इस शरीर में आए हैं, इस शरीर के अंदर का जो आत्मा है उससे साक्षात्कार करें,
ऐसा इतना श्रेष्ठ अपने यहाँ का बेचारे चलता है। और इसीलिए ये देश इतने आक्रमणों के बाद भी, इतने हमलों के बाद भी, और उसके बाद भी देश जिंदा है। तो जिंदा ही नहीं, आज हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि हमारा देश ऐसा लगता है। मुझे ध्यान पड़ता था, मैं विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस को बहुत पढ़ता था। तो विवेकानंद जी ने कहा था 1897 में कहा कि अगले 50 साल तक सारे देवी देवताओं को भूल जाओ और केवल भारत माता का ध्यान रखो। कल्पना कीजिए, बोले अगर आप 50 साल तक सबको भूल करके केवल भारत माता का ध्यान रखेंगे तो भारत माता फिर से जगत गुरु बन जाएगी। कि 50 साल बाद देश आजाद हो गया, गुलामी का कालखंड था। जो हमारे स्वामी जी इस विषय बोल रहे 50 साल बाद 1947 में देश आजाद हो गया। एक प्रकार से सब भ्रष्टा हो गए, क्या तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि सबके अंदर भगवान को देखो, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का, अनेक लोगों ने उसको, हमारे ऋषियों ने अनेक अलग अलग ढंग से उसको वर्णन किया है। ऐसा मार्क्सियन अरिस्टोटल सोचकर के प्लेटो ने भी किया है, कुछ चीन के कन्फ्यूशस ने भी किया, लेकिन हमारे संतों ने उससे आगे बढ़ करके, विचारकों ने, तत्ववेताओं ने उससे आगे जाकर के आत्मदर्शन करते हुए, और उन सब लोगों ने आके देखो ये जो विश्व है, हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार केवल चिंतन नहीं, नॉट ओनली थिंकिंग, नॉट ओनली आइडिया, बल्कि हमारा व्यवहार, बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि हम सारे विश्व को एक नीड़ के रूप में, घोंसले के रूप में, ऐसे रूप में देखें, कि सारा विश्व मानो ये एक घोंसला है जिसमें पक्षी रहता, उसके बच्चे रहते, मानो इस प्रकार का सारा विश्व है। ये विश्व एक नीड़म, इस प्रकार का श्रेष्ठ भाव बन गया। और लोगों ने कहा कि मेरा, ये तेरा, ये तो लघु चेतसा, लघु चेतसा, छोटे मन के लोगों का विचार है, जो उदार चरित्र है। उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्, जो उदार चरित्र लोग हैं, इनके लिए सारा विश्व एक परिवार है, एक फैमिली है। ऐसा जो आदर्श दिया, और उस आदर्श का हम लोगों ने पालन किया, और उस आदर्श के कारण से दुनिया के लोग ज्ञान से ठीक है। कालखंड में 1000 साल गुलामी में रहे होंगे, गुलामी से लड़ते रहे होंगे, संघर्ष करते रहे होंगे, लेकिन वो आदर्श, हमारे आदर्श दुनिया भर में लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, जर्मन आए, हिंदुस्तान के अंदर उन सब लोगों ने एक प्रकार से यहाँ राज्य करने के साथ अध्ययन किया। हमने कहा कि क्या कारण है कि यूनान क्यों नहीं दिखता है। तब उन सब लोगों ने अध्ययन करने के बाद कहा, अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, पाली का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद बड़े इस मामले में यूरोपियंस, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे हमारे इटालियन हो, चाहे आपके जर्मन हो, वो किसमें बड़े दिल्ली पर प्रखोड़ हो कि अध्ययन करना चाहिए, गहरे में जाओ। तब उन लोगों ने पाया कि अरे ये भारत तो कितना रिच है, कितना महान है। आप लोगों ने से बहुत से सुना होगा, जब कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हमारे जर्मन कवि गेटे ने पढ़ा, तो जर्मन कवि गेटे कहते हैं कि कालिदास का पढ़ने के बाद, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के बाद गेटे नाच उठा कि कितना हमारा आदर्श है, कितना है उसके पीछे हम सब उन गए, लेकिन याद करने वाले थे समाज के अंदर। वो मरा नहीं, उसको थोड़ा दिन मूर्छा लग गई होगी, जैसे लक्ष्मण जी को लग गई थी, लेकिन संजीवनी हमेशा बटी थी, और उस संजीवनी बटी से एक प्रकार से फिर जागृत होता है। और जब जागृत होता है तो विश्व बंधुत्व का भाव, तो फिर विश्व बंधुत्व कमजोर नहीं कर सकता है, कमजोर क्या देगा। भाई वो दूसरा मारते जा रहा है, नहीं आप तेरे भाइयों की जबरदस्त मारने से नहीं चलता है, परंतु आप सशक्त हैं, वीर हैं, बलवान हैं। और इसलिए उन्होंने कहा वीर भोग्या वसुंधरा,
वसुंधरा वीर लोग हैं वही इसका भोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से हम सब ये जो आत्मा है उसको आत्मा हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन कहा कि नायम आत्मा बल ही न लभ्य, ये जो आत्मा है ये जो कमजोर है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मा को प्राप्त कौन करेगा? देश का सम्मान कौन बढ़ेगा? जो बलवान होगा, सशक्त होगा। और इसलिए आज फिर से एक बार हमारे देश के अंदर हमारा सौभाग्य है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, देश का सौभाग्य है क्या देश के अंदर एक बार फिर से जिसको हम लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, अभी तक हम उसको नारा लगाते थे, लेकिन आज हम एक प्रकार से फिर से एक बार उसी भावना को एक सशक्त भारत के रूप में पेश करते हुए, एक ताकतवर भारत के रूप में पेश करते हुए आज हम सब लोग, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, व्हाट इज रिसोनेटिंग भाई वसुधैव कुटुंबकम, वो जो भाव है वो आज जब हम ये बात बोलते हैं, हम आप सब बोलते हैं नहीं सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, तो ये उस भाव का, वो सनातन काल से जो हमारी परंपरा है उस परंपरा का परिचायक है। और इसलिए उस सब के लिए आवश्यक है कि हम सबका साथ, सबका विकास कब करेंगे? तो शायद हम तभी करेंगे, कब कर सकते हैं जब हम एक प्रकार से सशक्त होंगे, शक्तिशाली भारत बनाएंगे। आप कल्पना कीजिए चाइना ऊपर से आता है, नजर आ रहा लोग, लेकिन हिम्मत हो रही कि कुछ आगे बढ़े, जितना चोरी से बढ़ गया, सीना चोरी से जो बढ़ गया, कितने महीने हो गए, आज आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। आज चाइना के सामान हिंदुस्तान में अगर बेच दो, बेचना बंद कर दो, उसकी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। क्यों? इसलिए कि लगता है आज हिंदुस्तान जाग रहा है, इन्हीं के कौन प्रधानमंत्री जब गया, उसकी पार्टी जब गई है, ये हिंदुस्तान जग रहा है कि हाँ हमको आज कोई जो ललकार रहा है, बोल रहा है, नेतृत्व दे रहा है, उस पर लोगों का विश्वास है, और उस पर विश्वास तो स्वाभाविक रूप से देश का विश्वास होगा, सबका विकास होगा। सबको विश्वास में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, एक प्रकार से देश शक्तिशाली होगा, देश बड़ा संपन्न होगा, और उसके नाते से हम जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, जो विश्व बंधुत्व की अपनी सनातन परंपरा है, उस परंपरा को फिर से एक बार दिखाते हुए, और फिर विश्व के अंदर जो आपने सुना होगा कि जब वहाँ से सोक्रेटिस अलेक्जेंडर हिंदुस्तान में आक्रमण करने आया, तो उससे गुरु ने कहा बेटा तुम वहां जा रहा है आक्रमण करने, जब लौटेगा तो मेरे लिए गुरु ने क्या जाना। आज गुरु जो है ये इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिल जाएगा आपको, क्योंकि इतना एक प्रसिद्ध है। इसलिए हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस नई आस्था के साथ देश को आगे बढ़ने में इस फिर से उस अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की दिशा में ये हमारे लिए मार्गदर्शन है। एक बार और कहूँगा, इन्होंने बहुत लंबा समय दिया, लेकिन आपसे निवेदन करूँगा कि देश, हमारा देश क्या क्या करता था, सोने की चिड़िया, एक जमाने में सोने की चिड़िया कहना था। एक भाई कपोल कभी नहीं है कि अपनी आत्म प्रशंसा में बोला जा रहा है, ये फैक्ट इतिहास बोलता है। देश सोने की चिड़िया थे, यहाँ ताले नहीं लगते थे, मकान खुले रहते थे, इस प्रकार का यहाँ का एक सारे बर्तन वही सामने भाइयों ने सब नहीं किया, नगस्ती नहीं किया है। लेकिन आज क्या हो गया, देश पीछे हट गया, देश कमजोर हो गया। पिछले 1000 साल का हम कहते हैं, लेकिन आज फिर से हमारे पूर्वजों की कृपा से, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से, हमारे क्रांतिकारियों की कृपा से, हमारे अनेक, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के संग्राम के सेनानी हो, इन सब के प्यार से, बलिदान से आज हम एक नई दिशा में आए हैं। और उस नई दिशा में ऐसा नेतृत्व मिल रहा है। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था अपो दीपो अपो, पहले हमारे यहाँ कहा जाता था देखो भाई स्वयं मृगेंद्र था, ये जो मृग है, मृगेंद्र है, यानी पशुओं का राजा है,
शेर बोले उसका कोई अभिषेक नहीं करता है, कोई उसको चंदन टीका लगा करके पंडित जी उसको राजा नहीं बनाते। बोले वो स्वयं ही अपने पराक्रम के बल से वो मृगेंद्र बनता है, सबका राजा बनता है। अभी मैं पढ़ रहा था प्रणब मुखर्जी साहब की पुस्तक के बारे में, समीक्षा आ रही थी, तो उसने समीक्षकों ने सबने लिखा है कि भाई प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, बोले ये आपने परिश्रम से बनाया, आपने अर्जन से बना, न कि किसी परिवार के वजह से बना है। प्रधानमंत्री वो है और न उनका है, राज्यपाल उसे नहीं बोलना, ऐसे फैक्ट जो प्रणब मुखर्जी जैसा आदमी बोलता है। एक प्रकार से देश को फिर से उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके अंदर मृगेंद्रता लानी पड़ेगी, शेर के जैसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। सारे देश का हर नागरिक जब उस दिशा में बढ़ेगा तब आकर के देश एक आगे बढ़ेगा। इसलिए हम फिर से एक बार जिसको आत्मनिर्भर करते हैं, आप इसे कितने लोग जानते होंगे, सब अखबारों में आता रहता है। आज से 200 साल पहले देश का जो जीडीपी था दुनिया का लगभग 30% 27% था, आज कितना कम हो गया है। आज हम कहाँ हैं? क्यों नहीं हुआ? कोई इतने पिछड़ गए, जो लोगों ने लूटा, आए अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली सब आए, हम लूटा देश को। और दुर्भाग्य से हमारी कुछ नीतियां ऐसी रही कि हम शायद जितना प्रोग्रेस कर सकते थे, जो उन्नति पिछले 70 सालों में करनी चाहिए थी, वो कर नहीं पाए। कहीं गलती हुई, मुझसे गलती होती, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब देश 1991 के बाद और विशेष करके पिछले 8-10 वर्षों में एक प्रकार से फिर नई चेतना आई है और देश एक प्रकार से लगता है कि भाई नहीं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, घर बिजली पहुंच रही है, घर सब चीजें बन चुकी है, एक नया लोगों में एक विश्वास जग रहा है, आस्था जग रही है। और इसीलिए जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो नारा नहीं आत्मनिर्भर क्या कोई एक प्रधानमंत्री बना लेगा, क्या कोई उसकी पार्टी बना लेगी? आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब आप और हम सब ये संकल्प करेंगे। ये कोई किसी पार्टी का नारा नहीं है, ये किसी विचारधारा का नारा नहीं है, ये देश की आवश्यकता है, ये दुनिया की आवश्यकता है। हमें हमारा देश आत्मनिर्भर बने। मुझे ध्यान है क्योंकि ऊपर का था खाना बाहर से 48 क्या था PLA अनाज आता था बाहर से, बताइए। और आज क्या है? आज लाखों टन अनाज आपके पास पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। हमारे मंत्री को कहते थे उससे ये सैनिटाइजर बना दो, तो एक प्रकार से इतना सौभाग्य है कि हम आज दूसरों को दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आत्मनिर्भर बने? ये बहुत आवश्यक है। मैं सोचता हूँ कि ये कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि हवाई नारा है या कोई उसका मुगेरी लाल का हसीन सपना, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ये सच हो सकता है। और सबके लिए जैसा अंग्रेजी में कहा है, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, या गॉड हेल्प दो हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। इसका अर्थ है यदि हम आत्मनिर्भर होंगे, कल मुझे घर खाने, विद्या, हर चीज, विज्ञान, सब चीजों में यदि हम आगे बढ़ेंगे, कृषि, उद्यान, सब चीजों में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि फिर से एक बार हम अनेक देशों को, आज हम अनेक देशों को सहायता करते हैं। आप सबको पता भी नहीं होगा कि भारत कितने देशों को आज 5-6 साल की बात नहीं होगा, पहले से करता है, काफी दिनों से करता है। तो अब ये और लोग हमको आशा की दृष्टि देख रहे हैं, अरे कब कैसा होगा? ये होगा जब हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग एक प्रकार से जब आज हमारे राम बाबू जी की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं, तो ये इस व्याख्यान माला के माध्यम से इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम कैसे आत्मनिर्भर करें, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी मैं देखता हूँ पिछले साल में जहाँ ऐसी सुंदर सड़कें बन गई, आनंद आता है। जहाँ सड़क नहीं जाती थी वहाँ अब हवाई जहाज चलने लग गया है। चल रहा है, एक तरफ चल रहा है, परंतु उस सब में हम क्या कर सकते हैं? What can I do? मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ,
बार लोग करते हैं, अरे क्या क्या देश थे हमारे लिए, ऐसा लोग सोचते हैं, क्या क्या सरकार थे हमारे लिए, ये सोच नहीं। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश को लेकर, देश को देंगे तो सरकार भी ठीक चलेगी, देश के लिए हम काम करेंगे तो सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी, देश के लिए काम करेंगे तो आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इससे उस दिशा में मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग एक प्रकार से ऐसा एक नया समय आ रहा है, एक नया कालखंड आ रहा है, उस कालखंड में हम सब लोग, आने वाला भविष्य है, दुनिया हमारी ओर देख रही है, सारा विश्व हमारी ओर देख रहा है। और अब जब कल परसों की घटना में सबसे आज के युग में, हमारे पहले से भी गणतंत्र था इस देश के अंदर, नहीं ऐसा एक सबसे बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन आज के युग में ये जो आज से 227 साल पुराना अमेरिका है, वो सबसे बड़ा पुराना प्रजातंत्र बोला जाता है। लेकिन आज हिंदुस्तान की संसद में या विधानसभाओं में तो पता नहीं रट्टे फट्टे जुलते फूलते क्या चलते होंगे, लेकिन वहाँ जो इतना सभ्य माना जाता है, जो इतना जिसके लोग आदर्श मानते थे, आज क्या हो रहा है, आज वहाँ संसद के अंदर एक प्रधानमंत्री के पूरे राष्ट्रपति के आदमी जाकर के गोली चलाते हैं। क्या है इसके मतलब है, जो आत्मचिंतन रहा नहीं, वो जो आदर्श चिंतन था वो रहा नहीं। कुर्सी गई तो नहीं जी, हम तो छोड़ेंगे नहीं, कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, कुर्सी खिसक गई तो हो गया। तो इसलिए हम सबको फिर लोग हमारे देख रहे हैं, हाँ भाई ये भारत है, यहाँ इमरजेंसी लगी, लेकिन जनता ने इमरजेंसी बढ़ा दिया, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तुरंत गद्दी छोड़ी। ये भारत की विशेषता है। इसलिए हम सब लोग आज एक बार, दुनिया हमारी ओर देख रही है, लेकिन दुनिया किसकी ओर देख रही है, जो विद्वान है, जो संपन्न है, जो शक्तिशाली है, उसकी ओर दुनिया देखती है। और इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है और आत्मनिर्भर बनना है, उस सब के लिए हम सब स्वयं को एक प्रकार से हम सब ने कोशिश करनी पड़ेगी। और शायद हमारे स्मरणीय रामभाव मालवीय जी का भी यही सपना रहा है, और भी हमारे लोगों का यही सपना रहा है, देश आगे बढ़े, ये देश दुनिया को दिशा दिखाए, यही सपना लोगों का था और सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री के एक आवाज लगाने पर दुनिया के 180 देश योगा डे मनाने लग जाते हैं, और मैंने कितने मैं उसकी तारीफ करने नहीं आया, उससे उस विषय पर नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कहूँगा कि देश का स्वाभिमान जिसकी जगता हो, अगर कोई भी जगाता है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। ब्युरो रिपोर्ट ठाणे बातमीदार। तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना पाहण्यासाठी ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि खाली असलेल्या कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स देखील करा। तसेच नव्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता 9819778403। त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेला ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या ईमेल आयडी वर देखील आपल्याला संपर्क करता येईल।